स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 12 को कवर करने वाले। चूँकि इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर के एक्सप्लेन भी करा दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, इस चैनल पर उपलब्ध है। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे, फिर चलेंगे चैप्टर पर। देखिए, जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले चैप्टर का शीर्षक है हार जीत, ठीक है ना। इसका शीर्षक हार जीत क्यों रखा गया, क्या रीज़न है, सब बताएंगे। पहले कवि परिचय जानते हैं। कवि कौन है हार जीत का? तो अशोक वाजपेयी जी। कवि कौन है हार जीत शीर्षक पाठ के? कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। और जन्म इनका कब हुआ? तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है ना, इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ये मरे नहीं है, अब तक जिंदा है, ठीक है ना, इसलिए मृत्यु के यहाँ पर कोई जिक्र नहीं। इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जो जन्म स्थान है वह दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ है जन्म स्थान? तो दुर्ग छत्तीसगढ़। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अशोक वाजपेयी जी एक चैप्टर भी लिखे हुए हैं 10th में, अभिनय, थोड़ा प्रचलित लेखक है। मूल निवास कहाँ है? तो मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में था, सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। जन्म स्थान और मूल निवास में बहुत अंतर होता है। जहाँ पे जन्म हुआ जन्म स्थान, और जहाँ पर जा करके वहाँ से फिर कहीं जा करके बस गए, हमेशा के लिए रह गए, तो वो मूल निवास हो गया। तो इनका जन्म तो हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहाँ से फिर ये मध्य प्रदेश में चल गए। सागर एक मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, वहीं पर सागर में डुबकी लागने नहीं, सागर एक जगह है मध्य प्रदेश, वहीं पर गया, वहीं पर रह गए। इनके माता का नाम था निर्मला देवी एवं पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। इनके कुछ शिक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर विश्वविद्यालय से ही बीए किए थे, बीए, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए थे। तो बीए से ज़्यादा यहाँ पर अति महत्वपूर्ण एमए है। पूछेगा कि एमए किस विषय से किए हुए हैं, तो अंग्रेजी से किए हुए हैं। कहाँ से किए हुए हैं? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए हुए हैं, ठीक है। कुछ वृत्ति के बारे में जानते हैं। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह भी किए हुए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद पर भी रह चुके हैं। कुछ संप्रति के बारे में जानते हैं, कुछ सम्मान के बारे में जानते हैं। जैसे कि दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन, ठीक है, दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दया मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में दिया गया। पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में दिया गया, 2004 में सम्मानित किया गया इस सम्मानों से। कुछ कृतियाँ के बारे में जान लेते हैं इनके। जैसे कि देख लीजिए, देखिए आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है ना। थोड़ा बोरफिल चैप्टर नहीं है, पढ़ाएंगे तो आएगा समझ में। ये मत सोचिए कवि परिचय महत्वपूर्ण नहीं है, यही तो महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, इनकी जो कृतियाँ 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। याद रखिए, इनकी अभी तक कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो लगभग 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुकी है। कितने दर्जन? 3 दर्जन। 1 दर्जन कहे तो 12, 3 दर्जन कहे तो 3 से गुना 36। शहर अब भी संभावना, अब इनकी कौन कौन सी रचना है जान लेते हैं। शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिनय, अभिनय ये 10th में लिखे हुए। अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विपक्षा, दुख चिट्ठी रसा, ये सब के सब जो थे इत्यादि इत्यादि सब कविता संग्रह इनके, जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कोई है तो हर हाल में आप लोग कुछ इनकी जो कृतियाँ है जो याद रखना होगा। जैसे कि बता देते हैं, शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में, उसके बाद कहीं नहीं वही। अब कहीं नहीं वही जो बता रहे हैं ना, ये MVV है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, कहीं नहीं वही जो ये रचना बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद और कौन सी रचना है? घास में दुबका आकाश, याद रखना है आप लोगों को। आप इन्होंने 10th में लिखे हुए हैं तो इसको भी याद रखिएगा, ऐसे उतना पूछा नहीं जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है उम्मीद का दूसरा नाम, याद रखना है बस, ज़्यादा नहीं। केवल आप लोगों को याद रखना है शहर अब भी संभावना 1 हो गया, एक पतंग अनंत में 2 हो गया, कहीं नहीं वहीं 3 हो गया, घास में दुबका आकाश 4 हो गया,
और शहर और ये उम्मीद का दूसरा नाम 5 हो गया। यानी 5 रचना, मात्र ज़्यादा ना 5 रचना आप लोग याद रखिए, बस इसी से काम चल जाएगा। इसी से पूछा जाएगा कि इनकी कविता कौन सी है या फिर फलना कविता किनका है, काम चल जाएगा इसी से। चलिए आगे देखिएगा अब इसी में, जैसे फिलहाल, कुछ पूर्व ग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई, कविता का कल्प, कभी कहा गया है, ये सब के सब जो है इनकी आलोचना है, ठीक है ना। आगे तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, संपादित कृतियाँ हैं इनका, ये जो बताएं अभी। इसके अतिरिक्त जो है मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी कविताओं का संपादन भी किए हुए हैं। यानी उनके द्वारा जो कविता चुना गया था ना, उनका संपादन भी किए हुए हैं ये। जैसे किसके किसके द्वारा, तो मुक्तिबोध, जिसको गजानंद माधव मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी एक चैप्टर है, अभी नहीं कराए हैं, कराएंगे बहुत जल्दी। शमशेर कहे तो शमशेर बहादुर सिंह भी एक चैप्टर लिखे हुए, उषा, वो भी नहीं कराए हैं, कराएंगे बहुत जल्दी। और अज्ञा जी भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं, रोज, वो करा चुके हैं, वो नहीं बचा हुआ है। 10th में भी लिखे हुए हैं, 8th में भी लिखे हुए हैं, बहुत फेमस कवि हैं। तो उन सब के द्वारा जो चुना गया था ना कहानियाँ, कविता, उनका संपादन किए हुए हैं। अब आगे देखिएगा, कुमार गंधर्व, निर्मला वर्मा, जयतेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे का एकाग्र संपादित पुस्तकें, स्तंभ लेख, कभी कभार, ये सब जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसमें से क्या याद रखना है, तो हम बता दें आप लोगों को कि इसमें से आपको याद रखना है कभी कहा गया है, एक ये याद रखना है, क्या है तो यह आलोचना है, बस इतना आप लोग याद रखिए, इसमें से एक काफ़ी है, ठीक है। इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। हम बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग आते हैं अब पाठ पर, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है ना, वीडियो के एंड तक बने रहिए। नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो करना होगा, ठीक है। समझ में आता है प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। हम एक एक पंक्ति का अर्थ यहाँ पर निकाले हुआ और सारी पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर समझाएंगे। बस 10 से 15 मिनट आप लोग दीजिए ना, 15 मिनट काफ़ी है, ठीक, उतना दिन हम समझा देंगे विस्तार से। आप लोग किताब खोल सकते तो खोलिए, नहीं तो हम समझाना शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य कविता हार जीत से लिया गया है, ठीक है। यह कहाँ से लिया गया है, तो हार जीत से लिया गया है। और हार जीत कहाँ से लिया गया, ये बात तो आप लोग को हम बताना भूल ही गया। हार जीत जो कविता है ना, यह कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। हार जीत कहाँ से लिया गया, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। इन्हीं की एक रचना है, कहीं नहीं वहीं से यह हार जीत कविता लिया गया, ठीक ना। इसके कवि अशोक वाजपेयी जी है। यह कविता अशोक वाजपेयी की कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है। कहाँ से, कितना अच्छा याद करने का तरीका है ना भाई। अशोक वाजपेयी जी की कविता जो हार जीत है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जो है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। कहाँ से भाई, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। आप लोग को याद रखना है, हार जीत कहाँ से लिया गया, तो कहीं नहीं वहीं से। और यह कैसी कविता है, तो यह एक गद्य कविता है, ठीक है ना। कैसी कविता है, तो गद्य कविता है। गद्य कविता कहे तो जिस कविता में नहीं कोई लय हो, ना कोई ताल हो, बिल्कुल भी संगीतात्मक नहीं लगेगा, मतलब बेसुरा की तरह, यानी कि समझे तो इसमें संगीतात्मक नहीं रहे। जैसे सूरदास के, तुलसीदास के पद पढ़ते थे, कबीरदास के, तो उसमें संगीत की तरह लगता था ना, अंतिम छंदों का मिलान होता था ना, तो थोड़ा अच्छा लगता था ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गद्य कविता में ही तो खासियत है, यही तो विशेषता है इसकी, कि यह जो है संगीतात्मक नहीं होता, अंतिम छंदों का मिलान नहीं होता है इसका। और गद्य कविता में किया जाता है कि सच्चाई का पोल खोला जाता है, और गद्य कविता बहुत संक्षेप में लिखा होता है। ये सब गद्य कविता की विशेषता हो गया, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता भी है, थोड़ा बहुत बता दिए। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। इसमें कवि बताते हैं कि हमारे देश के जो नेता है, जो शासक वर्ग है, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे देश के नेता का जो नेता है ना, देश के नेता समझ रहे हैं आप लोग, तो हमारे देश के जो नेता है, जो शासक वर्ग है, वो भोली भाली जनता को क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी करे कि ये जनता भोली भाली है, और इन भोली भाली जनता को जो है शासक जो है, नेता जो है, शासक वर्ग जो है, नेता जो है, ये भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि नागरिकों को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक कहे तो राजा, ठीक है ना, किस युद्ध में उनकी सेना और उनके राजा जो है गए थे। यानी नागरिक, हम लोग हो गए नागरिक, ठीक है ना। तो नागरिक कहे, जनता कहे, तो नागरिक को, जनता को ये पता तक नहीं है कि हमारी जो सेना थी, शासक जो थे, राजा जो थे, वो किस युद्ध में लड़ने गए थे। नागरिक को कुछ पता नहीं है। और युद्ध किस बात का पर था, ये भी नागरिक को पता नहीं कि युद्ध भी किस बात पर था। वो यह भी नहीं कि शत्रु कौन था। देखिए नागरिक को कुछ पता नहीं है, कितने सेना गए थे, कहाँ गए थे सेना, कौन सेना गए थे, राजा कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लड़ाई में लड़ने गए हैं, किस बात का युद्ध है, कुछ भी पता नहीं है। नागरिक को कुछ भी पता है ही नहीं। वो आगे देखिएगा, शत्रु कौन था यहाँ तक ये भी पता नहीं है।
उन्हें बस इतना बताया गया है, किन्हें, नागरिक को बस इतना बता दिया गया है कि इतना बताया गया है कि इतना पता है नागरिकों को कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। बस नागरिक को केवल इतनी सी बात पता है कि उनकी सेना जो है ना और उनके राजा जो गए थे सेना के साथ, सब के सब विजय प्राप्त करके अर्थात जीत करके लौट रहे हैं। नागरिक को बस इतनी सी पता है, लेकिन ये कुछ नहीं पता किससे लड़ाई था, क्यों लड़ाई था, कहाँ पर लड़ाई करने गया, राजा कहाँ पर गया था, सेना मेरा कहाँ पर गया था, क्या वहाँ जीता कि नहीं जीता, किस बात की लड़ाई था, शत्रु कौन था, कुछ पता नहीं है नागरिक को। बस नागरिक को केवल इतना बता दिया गया है कि हाँ भाई लड़ाई होने गया है और लड़ाई जीत करके हम लोग वापस आ रहे हैं। बस नागरिक को केवल इतना पता है, नागरिक को इतना पता है कि लड़ाई जो लड़ने गया था वो लड़ाई जीत चुका है और लड़ाई जीत करके वापस आ रहा है। नागरिक को केवल इतनी सी बात पता है, बस इसके अलावा और कुछ पता नहीं है। जिसका वे उत्सव अर्थात सारे शहर में इस बात को फैलाया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के क्या किया जा रहा है, पूरे शहर में फैलाया जा रहा है। भाई हमारे जो सैनिक गए थे, हमारे जो राजा गए थे, शासक गए थे, वो जीत करके लौट रहे हैं, आ रहे हैं, पूरा शहर में एकदम फैलाया जा रहा है बात को, एकदम आग की तरह, जिससे पेट्रोल झील पर आग लगा देता, तेजी से छितरता था, उससे एकदम फैलाया जा रहा है कि हमारी सेना हमारे राजा जीत करके आ रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं कि लड़ने कहाँ गया था, क्यों गया था, कौन शत्रु है, कुछ पता नहीं। बस इतना पता है कि हमारा जो राजा था, हमारा जो सेना था, बस जीत करके आ रहा है और ये लोग एकदम खुशी होकर के खुशी में मग्न है, पूरा शहर में बात को फैला रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं पूरा नागरिक के नागरिक। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में नागरिक क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत, चलिए आगे देखिए। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। नागरिकों को कितना पता है, नागरिकों को बस इतनी सी बात पता है कि उनकी विजय हुई है और नागरिक के जो सेना गए थे, उनके जो शासक गए थे, राजा गए थे, वो जीत चुके हैं और राजा का विजय हुआ, शासक का विजय हुआ, यानी सैनिकों का विजय हुआ, तो नागरिक का भी विजय हुआ। नागरिक ये सोच रहे हैं, बस इतने सब बातें पता है और वो लोग जो है खुशी में मग्न हो रहे हैं। जबकि ये जो जनता है, ये जो राजा है, जनता, ये बेवकूफ़, क्या ही बोले जनता को, सॉरी ये नेता को कुछ बोलना भी नहीं चाहते, छोड़िए, यानी नागरिक को बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं और ये नागरिक भी इधर वैसा ही भोला भाला है, बस बेवकूफ़ बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वो बनाते जा रहे हैं। उनकी से आगे देखिए, उनकी से आशय क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं है किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की। यानी ये जो है ना, ये भी इतना तक जो है पता भी नहीं है इस भोली भाली नागरिक को कि विजय किसकी हुआ है। भाई सेना जो लड़ने गया था उसका विजय हुआ है कि शासक का विजय हुआ है कि नागरिकों की विजय हुई है, किसकी विजय हुआ है, कुछ पता नहीं है। इस कुछ पता ही नहीं है नागरिकों को, बस इतना पता है कि बस विजय हो गए हैं और हमारा जो उधर का से राजा है वो जीत करके आ रहे हैं, सेना सब जीत करके आ रहे हैं। जीता कौन है कुछ पता नहीं, शत्रु कौन है कुछ पता नहीं, बस इतना पता है जीत गए हैं। विजय किसकी हुआ, किससे लड़ाई था, कुछ पता नहीं है। किसी के पास पूछने का अवकाश ही नहीं है और कोई किसी के पास पूछने का अवकाश ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं कि कोई किसी से कुछ पूछ सके। कोई किसी से पूछ ही नहीं रहा है, बस सब तो मग्न है, झूम रहा है एकदम। देखिए यह जो पंक्ति है ना, आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आज के समय पर वीडियो के एंड तक बने रहिए, समझ में आएगा जरूर। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नेता होते हैं ना, जनता को लूटपाट करते हैं, ठगते हैं, किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म धर्म में लड़ाई करवा देते हैं और झूठ मूठ के बोल देते हैं ऐसा वैसा नागरिकों को, और नागरिक भी जो होते हैं उसी उन्हीं के बात में चलाते हैं और झूठ बोल बोल के ये नेता होते हैं ना, नागरिक को ठग लेते हैं। यानी क्या नहीं, क्या क्या करना, क्या क्या बताए, क्या क्या नहीं बताए, यानी जो नहीं करना चाहिए वो भी ये जो है नेता कर देता है नागरिक के साथ। नागरिक समझ तक नहीं पाता है। उन्हीं भेद को यहाँ पर संक्षेप में खोला जा रहा है भाव के माध्यम से। भाव समझते चलिए, वीडियो के एंड तक रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। हमारे देश की जो जनता है, सॉरी हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग है, यानी जो राजा है, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि किसकी विजय हुई है, इस ये नेता तो सबको बेवकूफ़ बना ही रहे हैं। अब कवि इसी पर सवाल उठा रहे, भाई विजय किसकी हुई है, शासक की या नागरिकों की, ये भी पता नहीं है। किसकी विजय हुई है ये भी पता तक नहीं है। हमारे देश के जो नेता है वो कभी अपनी हार नहीं मानती। हमारे देश के जो नेता होते हैं ना, वो कभी भी अपनी हार नहीं मानती। हार जाते हैं ये हार जाते हैं, ये बेवकूफ़, ये पगला जो होता है ना नेता, हार जाते, कभी भी हार नहीं मानती, लेकिन वो जनता को हमेशा अंधेरे में ही रखती है। यानी हार जाता है लेकिन जनता तक ये भनक तक नहीं पहुंचने दिया जाता है कि हम हार गए हैं। बस जनता को यही भनक पहुंचता है, यही रियली पता चलता है कि मेरा जो
जिसको हम जिताना चाह रहे थे वो जीत गया, ऐसा वैसा बस यही जनता को पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता। जबकि वो हार भी जाता है नेता, लेकिन जनता तक बात को पहुंचने तक नहीं दिया जाता है कि वो हार गया। और जनता को जो हमेशा अंधेरे में ही रखता है, अंधेरे में ही रखती है यह जो नेता है सो। और किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की, और कोई किसी के पास अवकाश भी नहीं कि कोई जान सके। और ऐसा जब लोगों के साथ होता था पहले के समय, गुलामी के समय में, तो कोई पूछता भी नहीं था किसी से। और उस समय तो खैर आजाद गुलामी था, जिसके कारण कोई पूछता नहीं था मरने के डर से। आज के भी जो जनता है ना, आज के जनता भी बेवकूफ़ बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पहले की जनता की तरफ आज की जनता नहीं रहा। कुछ कुछ परसेंट सही है, लेकिन कुछ कुछ जनता जो अभी भी बकलेल गधा है, क्या क्या बताए क्या नहीं बताए यार। चलिए आगे देखिए। हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग है, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे देश के जो नेता है ना, जो शासक वर्ग है, वो क्या कर रहे हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि नागरिकों को यह भी पता नहीं है कि कितने सैनिक युद्ध के लिए गए थे। अब लो, नागरिक को तो पहले तक यह भी नहीं पता था कि हमारा सैनिक कहाँ जा रहे हैं, राजा कहाँ जा रहे हैं, किस युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, शत्रु कौन है। अब नागरिक को यह भी पता नहीं है कि कितने सैनिक युद्ध में गए थे लड़ने के लिए। भाई कुछ पता ही नहीं, आप खुशी होकर मग्न होकर उत्सव मना रहे हैं, शहर को सजा रहे हैं, शहर में बात फैला रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि भाई किस बात की युद्ध था और कितने विजयी होकर के वापस आ रहे हैं। मरने वालों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात अभी ये भी नहीं पता है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। लो समझ जाओ बात को, मरने वाले की सूची पूरा प्रकाशित है, ये किसी को पता ही नहीं है। यहाँ नागरिकों को ये पता नहीं कितना सैनिक गया था और कितना सैनिक मर गया, कितना सैनिक बच गया, कितना सैनिक वापस आ रहा है। यानी कुछ भी नागरिक को पता नहीं, कितना मर गया वो सब के सब अप्रकाशित, अर्थात किसी को पता नहीं है। यानी कि कितने सैनिक वहाँ पर मारे गए हैं और कितने सैनिक बच गए हैं। यानी मरे हुए सैनिकों की संख्या जो अप्रकाशित है, अर्थात जो है कितने लोग खेत रह गए हैं, कुछ भी पता नहीं। यानी युद्ध में शहीद हो जाना, कितने लोग मर गए, ये नागरिक को कुछ पता नहीं है। बस नागरिक को इतना पता है कि बस हमारा जो ये जो हमारा सैनिक गया था, बस जीत करके आ रहा है, बस इतना पता है, खुशी में मग्न है। यानी क्या बताएं, इतना गुस्सा आ रहा है ना, गजब नागरिक है। लो आगे देखो, हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि चमड़े के थैले में पानी रखने वाला सिर्फ वह बूढ़ा व्यक्ति है। देखिए मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिए। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि रोड के साइड साइड क्या कर रहा था, पानी को छिलक रहा था, ठीक है ना। अब पानी क्यों छिलक रहा था, तो इसलिए छिलक रहा था क्योंकि उस दिन उत्सव लोग मना रहे थे, और उत्सव मना रहे थे तो उत्सव मना रहे हैं क्योंकि सैनिक तो जीत के आया है। अब इस खुशी में उत्सव मना रहे हैं, और उत्सव मना रहे हैं तो पूरा तो चिकन करना पड़ेगा रोड उड को। और एक बात ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो सेना था, जो राजा था, शासक, वो तो जीत करके आ रहा था। भाई जिस रथ पर बैठ के गया था, इधर से साफ सुथरा से उधर से भी साफ सुथरा से आएगा, देह पर गंदगी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी बोल सकते हैं कि गंदगी ना पड़े उस शासक राजा के देह पर, इसलिए भी रोड बूढ़ा जो है साफ कर रहा था। एक मशक वाला बूढ़ा था, ठीक है ना, उसका जिक्र है, वो रोड को साफ कर रहा था ताकि जो हमारे जो राजा जीत करके आ रहे हैं वो सही से आ सके। तो उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि एक चमड़े के थैले में पानी रखने वाला बूढ़ा है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब देखिए बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, जो कह रहा है कि हम जीते नहीं हैं। देखिए वो बूढ़ा पानी छिट रहा है, लेकिन वो बोला कि हम जीते नहीं है, हम जो है जीते नहीं है, जीने वाला जीता नहीं, यानी बोले कि हम नहीं जीते हैं। कौन बोल रहा है कि हम जीत गए, उत्सव मना रहा है, कुछ पता ही नहीं सच्चाई का, बोला कि जीत गए जीत गए। यानी बूढ़ा के पास नॉलेज है, बूढ़ा सच्चाई को समझ रहा है। ये बूढ़ा बोल रहा है कि हम जीते नहीं है, लेकिन बूढ़ा के बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। आगे देखिए, एक बार फिर हार गए। बूढ़ा बोले कि हम जीते थोड़ी ना है, हम तो एक बार फिर से हार गए हैं, और गाने बजाने के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। ये कहने का, बूढ़ा का कहने का मतलब यही हो गया कि हम जीते नहीं हैं, हम तो हार गए हैं। और रियली यहाँ पर सच्चाई तो ये है कि गाने बाजे के साथ जो उधर कतिया से जो वो लौट रही है ना, उधर कतिया से जो सेना राजा लौट रही है, वो तो हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी हार लौट रही है। जिस प्रकार से एक बार ये सेना शासक जो है जीत करके, सॉरी जो नेतवा जो है जीत करके पूरा 5 साल हाहाकार मचाया था और तबाही मचाया था, बस इस बार भी वही होगा। वो जीत करके आ रहा है, फिर से वो तबाही मचाएगा। तो इस जीत को हम जीत थोड़ी ना कहेंगे। यानी बूढ़ा के कहने का तात्पर्य यह हुआ कि रोज के रोज इस देश में ना जाने कितने लोग मारे जाते हैं, कितने यहाँ पर हत्याकांड होता है, ना जाने कितने लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार होता है, गोली बंदूक चलता है, हिंसा से पूरा सब भरा हुआ है। यानी इस सब पर रोक लगाना, इस सब पर जीत पाना ही असली जीत है। बूढ़ा बोले यह असली जीत थोड़ी है, ये तो जीता है और भी लड़ाने का काम करेगा। यानी ये सब कोई जीत नहीं है। बूढ़ा समझ रहा है कि ये सब जीत नहीं, ये सब हार है। कवि कहते हैं कि अच्छा है कि उस बूढ़े व्यक्ति पर
बस सड़क सींचने भरी जिम्मेदारी है अर्थात जिम्मेवारी है। यानी कि कवि ये भी बात बोल रहा है कि अच्छा है कि उस बूढ़ा को जो है ना इतना सा मात्र जिम्मेवारी दिया गया, क्या बूढ़ा तू केवल सड़क पर पानी ही छिड़क, पूरा पेड़ पौधा को साफ कर, रोड को साफ कर, ताकि पूरा शहर जो है चिक्कन रहे, राजा जो आ रहा है उस पर गर्दा ना पड़े, बस तुम्हारा इतना ही जिम्मेवारी है, तो इससे ज़्यादा कुछ मत बोल। कभी बोले कि अच्छा है कि उसको इतना ही जिम्मेवारी था, क्यों? सच बोलने या दर्ज करने की नहीं, क्योंकि जिन पर यह जिम्मेवारी है वह शासकों के गुलाम है। कभी बोल रहे हैं कि अच्छा है कि उस बुढ़वा को केवल इतना जिम्मेवारी था कि केवल वो पानी इधर उधर करे, केवल पानी सींचने का काम करे, और उससे सच बोलने का जिम्मेवारी नहीं है। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा बूढ़ा को किस बात की जिम्मेवारी नहीं था, तो सच बोलने की, ठीक है ना। किस बात का हक नहीं था, अधिकार नहीं था, तो सच बोलने का, ठीक है ना। तो कभी बोल रहे हैं कि जिसको सच जानने का अधिकार है, जिसको सच बोलने का अधिकार है, वो जिसको पूरा जिम्मेवारी बूढ़ा के यानी कि सॉरी देखिए, सच बोलने वाले या दर्ज करने की उसको नहीं है, अधिकार भले नहीं है, क्योंकि जिन पर यह जिम्मेवारी यानी जिन पर यह अधिकार होना चाहिए, जिम्मेवारी होना चाहिए, वह शासकों के गुलाम है, वह राजा के गुलाम है, और गुलाम बन करके उसके साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं ढोल बजा के साथ एकदम, और उसमें मग्न हो रहे हैं। तो कभी बोल रहे हैं कि अच्छा है कि उसको जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेवारी हो तो खुद राजा के साथ जाकर के गुलाम बना हुआ है, उनके साथ जीत करके लौट रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। यानी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी होना चाहिए वो जीत में मग्न है एकदम कि हम जीत गए, जबकि जीता नहीं है, वो तो हार चुका है, और उनके जीत के साथ लौट रहे हैं, आ रहे हैं, खुशी में नाचे तूचे एकदम गाजा बजा आजा बजा गाजा के साथ, और जीत के जश्न मना रहे हैं पूरा एकदम। ये था पाठ, कुल मिला करके हमने पाठ को समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अगर चैनल पर न्यू हो जाएगा तो सब्सक्राइब तो हर हाल में कर ही दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आप लोग बोलिए कहाँ है में कुछ समझ में आया, ना समझ में आया, ज़रूर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए इसमें एक बार आप कॉपी को पलटिए और सॉरी किताब को पलटिए, किताब को पलट करके एक बार प्रश्न जरा देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है, फिर हमको बोलिएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। जैसे देखिए इसका जो प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न बोला है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो भाई उत्सव नागरिक लोग मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, तो क्योंकि उसको पता है कि मेरा जीत हो गया, इसी खुशी में उत्सव मना रहा है। अगला प्रश्न, नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है। तो नागरिक इसलिए व्यस्त है क्योंकि उनकी जो सेना था, उनकी जो शासक था वो जीत करके लौट रहे हैं, इसलिए नागरिक व्यस्त है। और क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है, तो उनकी व्यस्तता थोड़ी ना जायज़ है, क्योंकि सच में वो थोड़ी जीता है, वो तो इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है नागरिक लोग को, तो उनकी व्यस्तता जो है जायज़ नहीं है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, किसकी विजय हुई, नागरिकों की सेना। कवि ने यह प्रश्न खड़ा क्यों किया है, यह प्रश्न किनकी है, आप क्या सोचते हैं। तो कवि जो है बोल रहा है कि सच्चाई किसी को कुछ पता तक नहीं है, ठीक है ना। यानी कवि पूरा बात को बताते हुए अंतिम में बोलते हैं भाई विजय किसकी हुआ है, भाई किस बात पे लड़ाई है, क्यों नहीं है, क्या सच्चाई है क्या नहीं, भाई किस, और अगर ऐसे है तो विजय किसकी हुआ है। सब जो उत्सव मना रहा है भाई किसकी विजय पर उत्सव मना रहे हो, कभी सोच रहे इसी बात को कि उत्सव मना रहे तो भाई नागरिक के विजय हुआ है इस पर उत्सव मना रहे हो, या फिर और किसी का विजय हुआ है, यानी कुछ सच्चाई पता ही नहीं है और उत्सव सब मना रहे हैं। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यही सब बात को सोच करके खड़ा कर रहे हैं भाई कि किसी का जीत नहीं हुआ, सच्चाई किसी को पता नहीं, और सब उत्सव मना रहे हैं। यह विजय किनकी है, तो यह विजय जो है, यह विजय शासक वर्ग के हुए ना, जीत करके आ रहा था। उसका आप क्या सोचते हैं, तो आप सोचते हैं अपना शब्द में बताइएगा। तो यह प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला दूसरा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, खेत रहने वालों की सूचित अप्रकाशित इन पंक्ति में कवि ने क्या कहना चाहा है, कविता में इस पंक्ति की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी सच्चाई बताइए। तो खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित, यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि ना जाने कितने सैनिक गए थे, कितने सैनिक नहीं गए थे, कितने मारे गए, कितने नहीं मारे गए, कितने बचे हुए हैं, कितने नहीं बचे हुए हैं। यानी कि खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित, अर्थात कितने लोग वहाँ पर युद्ध में शहीद हो गए इसकी कुछ पता नहीं है। और इसकी सार्थकता क्या है, भाई यही सच्चाई है, कितने लोग वहाँ मरे गए, कितने नहीं मरे गए, किसी को कोई पता ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास पूछने का अवकाश ही नहीं है, और सब तो खुशी में झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं ना, किसके पास क्या आप कहा सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि उधर से जो शासक आ रहा है, जो उधर से राजा जो आ रहा है, उस पर धूल न पड़े, उस पर गंदगी न पड़े, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है। यानी कि वो रथ को बैठ कर आ रहा है तो थोड़ा सा भी उस पर धूल नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इसलिए भी बोल सकते हैं कि सड़कों को इसलिए भी सींचा जा रहा है क्योंकि सभी लोग, क्योंकि राजा जीत करके आ रहे हैं और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, तो जश्न मनाने की खुशी में तो सड़क उड़क साफ तो करना ही पड़ेगा ना, बतवा बराबर पड़ेगा। अगला प्रश्न, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। तो बूढ़ा मशक वाला उसी को ना कहा गया जो रोड पर सींचत रहता है, पानी ले के पूरा पेड़ पौधा पटावित रहता है, सड़क की गंदगी साफ करते रहता है। तो वो कहता है कि अरे सुने जाओ मेरी बातों को, हम लोग का जीत नहीं हुआ है। लेकिन बूढ़ा की बात को कोई ध्यान देता है क्या, कोई ध्यान ही नहीं देता है।
तो यही ना कहता है कि हम लोग को जीत नहीं बल्कि हार हुआ है, गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। लेकिन बूढ़े के बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद उसी में आगे बोल रहा है कि क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि वो बूढ़ा है, उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, कटु अनुभवों का ज्ञान है, वो सच्चाई को समझ रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा तो भाई क्या कीजिएगा। क्या अगला देखिएगा, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है। सोचिए अगर वह जिम्मेवारी उसे मिल जाता तो क्या होता। तो बूढ़ा मशक वाला इसी बात की जिम्मेवारी से मुक्त है कि उसे सच नहीं बोलना, यानी सच की जिम्मेवारी से वह मुक्त है। सच बोलने का उसे अधिकार ही नहीं था, और बोल रहा भी था तो कोई सुनता भी नहीं था। अगर सोचिए अगर वो जिम्मेवारी उसे मिलता तो क्या होता। अगर वो जिम्मेवारी उसे मिल जाता ना तो समझिए शासक यानी कि राजा का पोल खुल जाता, नेता का पोल खुल जाता। फिर पोल खुलता तो एक बात यह भी है कि नेतवा सबका भी खतरा हो जाता कि वो उस पद से हट जाता। दूसरी बात यह भी है कि बूढ़ा के लिए भी खतरा बन जाता है, बूढ़ा भी अगर फिर बाद में उसके आदमी द्वारा मारा जाता, यानी दोनों के लिए खतरा बन जाता अगर ऐसा होता तो। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 9वीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर गद्य कविता क्या है। तो गद्य कविता उसी को बोलेंगे जो संक्षेप रूप में लिखा होता है, जिसमें सच्चाई को भेद को खोला जाता है, जिसमें कोई संगीतात्मक लय ताल सुर नहीं होता है, यानी कि एकदम असुरा के बेसुरा की तरह रहता है, और जिसमें पूरा सच्चाई को प्रकट किया जाता है। ये सब हो गया गद्य कविता हो गया। तो याद रखिएगा यही इसकी विशेषता हो गया कि इसमें कोई संगीतात्मक नहीं है, तो संगीत की तरह नहीं होता है, इसमें लय ताल नहीं होता है, इसमें छंद का अभाव होता है, इसमें तुक का अभाव होता है, इसमें सच्चाई के भेद को खोला जाता है। ये सब इसकी विशेषता ही तो है, तो ये बता सकते हैं। अगला प्रश्न, कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है। आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं, तो ये आप अपना अनुसार बताइए कि कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है। तो सच्चाई खोलने के प्रश्न को उठाया गया है, भेद खोलने का। आपकी समझ में इसके भीतर से कौन सा प्रश्न उठेगा, तो आप बताइए आपकी समझ में कौन सा उठेगा। तो हमने कुल मिलाकर के प्रश्न को भी समझा ही दिया, पाठ को संक्षेप में समझा ही दिया। संक्षेप में क्या विस्तार से समझाया, लेकिन समझाने का प्रयत्न किए हैं। चलिए एक बार सारांश पूछ दे इस पाठ का, तो कैसे लिखेंगे, तो यह है सारांश। एक बार हम पढ़ देते हैं, उतना विस्तार से समझाएंगे नहीं चूँकि पाठ समझा दिए हैं। अभी हम सीधे आप लोगों को सीधे इसका बताएंगे कि क्या है। चलिए सारांश एग्जाम में पूछे, कहीं पूछे फला फला पाठ का सारांश है, हार जीत कहीं सारांश तो लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हार जीत कवि अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है। कहाँ से ली गई है, हार जीत की कविता, हार जीत प्रस्तुत कविता हार जीत कवि का अशोक वाजपेयी के कविता संकलन जो है कहाँ से लिया गया, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। और यह एक गद्य कविता है। यह कैसी कविता है, तो यह एक गद्य कविता है। यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है। सही बात है, देखें ना किस तरह से प्रश्न उठा रहा है राजनीति पर। कवि कहते हैं कि नागरिकों को पता ही नहीं है कि उनका राजा, उनका शासक कौन है। सही बात है, उनका राजा कौन है, उनका शासक कौन है, नागरिक को पता ही नहीं है। और उनका शत्रु कौन है, यह भी नागरिक को पता नहीं। उन्हें बताया गया है कि उनकी विजय हुई है, नागरिक को केवल इतना बताया गया कि नागरिक तुम्हारा विजय हो गया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई है, यह भी पता नहीं किसकी विजय हुई है भाई, नागरिकों की या शासकों की, यह भी किसी को पता नहीं किसकी विजय हुई है। नागरिकों को यह भी नहीं पता है कि कितने सैनिक युद्ध के लिए गए थे और कितने विजय होकर के वापस आ रहे। नागरिक को यह भी पता नहीं। लो, मरने वालों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात अभी ये भी नहीं पता है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। लो, ये भी अभी तक पता नहीं कितने सैनिक मारे गए हैं। आगे देखिए, चमड़े के थैले में पानी रखने वाला एक सिर्फ बूढ़ा व्यक्ति है, यानी बूढ़ा मशक वाला, जो कह रहा है कि हम जीते नहीं हैं। बूढ़ा चिल्ला चिल्ला के बोला था, हम नहीं जीते, हम तो हार गए हैं ना भाई, कोई सुन ही नहीं रहा था। एक बार फिर हार गए हैं और गाने बजाने के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। कवि कहते हैं कि अच्छा है कि उस बूढ़े व्यक्ति पर बस सड़क सींचने पर भर ही जिम्मेवारी है, सच बोलने या दर्ज करने की नहीं, क्योंकि जिन पर यह जिम्मेवारी है वह शासकों के गुलाम है। सही बात है, जिस पर जिम्मेवारी था तो शासक के राजा के गुलाम था ना, उनके साथ जीत कर लौट रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। ये था सारांश। इस तरह से संक्षेप में आप लिख सकते हैं, चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमने पूरे पाठ को समझाने का प्रयत्न किया। अगर आप लोगों के पाठ समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो अगले ईयर एग्जाम देने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद, जय भारत।